तो इस वाले में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी अपने को? 3 मिलेगी। इस फिगर को देखते हो कैसे, एक यहाँ से और एक इन दोनों से मिला के, तो 3 इमेजेस हो गई ना इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। Narrow beam of white light goes through a slab having parallel faces. The light never splits in different colors. The emergent beam is white. The light inside a slab is split into different colors. तो देखो होगा क्या यहाँ दरअसल, ये समझ लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास में ये पैरेलल पैसेज है इसके, और ये स्लैब दिया हुआ है और ये नॉर्मल है। मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, तो एक बात हमेशा याद रखो पहले तो, कि लाइट एक रे नहीं होती दरअसल, बंडल ऑफ रेज होती है, यानी पूरी बीम होती है। यानी जब बीम की हम बात करेंगे, तो अगर देखो इस बीम में भी क्या होगा, कई सारी रेज होती है। तो हर यहाँ से, यानी ये बीम जो मैं ले रहा हूँ, मान लो ये बीम आ भी रही है ना, इस तरह से बीम आ रही है, तो इसमें भी कई सारी बीम्स होती हैं। इस वाली में भी कई सारी बीम होती है, ये ध्यान रखना है। तो हर बीम से लाइट क्या होगी, स्प्लिट होगी यहाँ। तो हर बीम से जब लाइट स्प्लिट होगी, तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होगा यहाँ, वायलेट का। वायलेट क्या होगी, नॉर्मल के पास ज्यादा आएगी, तो इस तरह से। लेकिन रेड यहाँ जाएगी, तो ये रेड होगा, ये वायलेट होगा। उसी तरह इस बीम की बात करो आप, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये रेड जाएगा और ये वायलेट जाएगा, है ना। अब आप देखोगे कि ये वापस से अपने को क्या मिलेगा, लेकिन व्हाइट लाइट ही मिलेगा। वापस से क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे इसी ये बीम, ये भी एक तरह से पूरी बीम है, ये भी तो 7 कलर में स्प्लिट होगी। फिर इसके नेक्स्ट वाली बीम है, वो भी 7 कलर में स्प्लिट होगी। तो बाहर निकलेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, वापस से मिक्स हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि इधर जो बीम, इधर जो आपको लेयर, एक पतली सी लेयर जो मिलेगी, इधर जो पतली सी लेयर मिलेगी, वो क्या होगी, ये रेड होगी और ये वायलेट होगी। लेकिन यह पूरी तरह से पूरी क्या हो जाएगी, व्हाइट होगी। ये व्हाइट लाइट ही आपको वापस से मिलेगी। लेकिन इसके जो किनारे हैं बार वाले, इधर वायलेट मिलेगा तो इधर रेड मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से जो अंदर लाइट अगर आप देखो व्हाइट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ, लेकिन अंदर तो स्पीड होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हर कलर की अलग अलग स्पीड होगी ना इस मीडियम के अंदर। वहाँ एयर में आते तो सारे सबकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाएगी। इसलिए सब मिल जाएंगे यहाँ। आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका? तो ये आ गया, इमरजेंट बीम इज व्हाइट लाइट, बिल्कुल सही है। द लाइट इनसाइड द स्लैब इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, ये भी सही है। ठीक है, आंसर ये है। आंसर हो गया इसका बी और सी, जो दे रखा वही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में 12। यहाँ से व्हाइट लाइट गई थी इसमें, है ना। मिरर एम इज अरेंज, यहाँ ये वॉल है, ये वॉल कह रहा है डब्लू, और ये मिरर है। ये एम ले रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और हमें यहाँ ये सोर्स दिया हुआ है एस। फ्लैट मिरर इज एम फ्लैट मिरर एम इज अरेंज पैरेलल टू वॉल एट अ डिस्टेंस एल। और ये डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है कि ये एल है। ये टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन दिया है। From it as shown in the figure, the light produced by point source is kept on the wall is reflected by the mirror and produces a light patch on the wall. The mirror moves with velocity v towards the wall. तो पहले इसका समझा देता हूँ मैं, फिर आंसर्स पे आते हैं। एक जगह फिगर नहीं दिखाया था क्या आपको? सॉरी, क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले एक बार में। क्वेश्चन ये है, a flat mirror M is arranged parallel to wall at a distance L from it as shown the figure. The light produced by point source S
kept on the wall is reflected by the mirror and produces a light patch on the wall. The mirror moves with velocity v towards the wall. देखो करना क्या है इसमें, ये सोर्स है यहाँ, ये वॉल है, ये मिरर है जो मूव कर रहा है, और वॉल से इसके बीच की डिस्टेंस एल दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, लाइट में केवल इसी का बात कर लेता हूँ पहले। ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सोर्स फिक्स है ना, और ये जा ऐसे रहा है, तो यहाँ क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी, तो जितने एंगल पे है उतने लाइट पे उतने पे तो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा यहाँ, यानी लाइट यहाँ चली जाएगी, यानी इसका मतलब है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि वही डिस्टेंस से बनी रहेगी। उसके बाद अगर मान लो ये मिरर यहाँ चला आता है, फिर से देखो ये लाइट ऐसे आई, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये डिस्टेंस भी क्यों चेंज होगी, यानी लाइट ऐसे चली जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ से जो लाइट इधर आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, तो आप देखो कि ये पैच भी क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैच यहाँ मिलेगा अपने को, ये पैच अपनी लेंथ चेंज करेगा ही क्यों, इसके पास आने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो लाइट रे आके इधर जाएगी ना, तो ये जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो तो डिस्टेंस क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो सेम होता है, इसका मतलब ये पैच वैसा ही बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैच वैसा का वैसा ही नजर आएगा। यानी इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो द पैच ऑफ लाइट विल मूव विद स्पीड वी ऑन द वॉल, नहीं, द पैच ऑफ लाइट विल नॉट मूव ऑन द वॉल, बिल्कुल सही है। एज द मिरर कम्स क्लोजर टू द पैच ऑफ लाइट will become larger and shift away, नहीं कुछ नहीं होने वाला, the width of the light patch on the wall remains the same, उसकी width जो बनेगी वो चेंज नहीं करेगी। आंसर हो गया बी और डी। नेक्स्ट हमारे पास में 14, 14 क्या कह रहा है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ refractive index n2 is placed such that the refractive index of the surrounding media is as shown, then the lens। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये N1 है, ये N3 है, और इस लेंस का जो मीडियम है वो N2 है, यानी दो मीडियम के है इसके, दोनों साइड मीडियम है, अलग अलग मीडियम में। तो क्या कह रहा है, हमें बताना है कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इन सब के बारे में बताना है। इसका मतलब रेस जो है हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, है ना, तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट लेके आ रहा हूँ। तो रे जो है इन्फिनिटी से आ रही है, हमें फोकस बताना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव हिसाब से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। तो चलो करते हैं। ये लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही है, तो हमें मालूम है कि लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो तीन मीडियम वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, है ना। इसकी रेस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ आर है, इसकी रेस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। फॉर्मूला था N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 - N1 बाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्लस आर, प्लस N3, इस सरफेस के लिए लिखेंगे -N2/-R। लेकिन रे कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि यहाँ U टेंस टू क्या इन्फिनिटी है, तो हमारे पास N3V क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ना, या N3V रहने दो, या इसको चाहो तो N3/F कर सकते हो, ये फोकल लेंथ हो जाएगी सिस्टम की, ये तो जीरो ही हो गया, इक्वल टू हो जाएगा N2 - N1/R माइनस N3 - N2/R। मैं इसको उधर ले लेता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ N3F इक्वल टू, यानी ये फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ, वापस सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा N2 - N1 माइनस N3 + N2 डिवाइडेड बाई आर।
तो यहाँ से 1/r, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2n2 माइनस, यानी हो गया n1 प्लस n3। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो आप खुद ही देखिए कि अगर ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा हुई तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। इसका मतलब हुआ कि इफ 2n2 लेस देन n1 प्लस n3 हुआ, यानी ये क्या हो गया, n2 लेस देन n1 प्लस n3/2 ना। इसका मतलब इसका बिहेवियर क्या होगा, यानी f क्या हो गया, नेगेटिव। f नेगेटिव का मतलब हुआ डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और अगर इफ 2n2 ग्रेटर देन n1 प्लस n3 हुआ, यानी n2 ग्रेटर देन क्या मिल रहा है, n1 प्लस n3/2 ना। यानी उस केस में f क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग। तीसरा, इफ 2n2 इक्वल टू n1 प्लस n2 हुआ, तो उस केस में यानी ये हो गया हमारे पास n2 इक्वल टू n1 प्लस n2/2 हुआ, तो 1/f क्या रहा, 0, है ना। यानी f क्या आ गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्लैब की तरह काम करेगा ना, इसकी तरह काम करेगा, वेव्स लाइक अ स्लैब, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट, यानी रे इन्फिनिटी से है तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, यानी कहीं फोकस ही नहीं करेगा। चलो देखो क्या क्या आंसर है। कह रहा है कि मस्ट बी डाइवर्जिंग इफ n2 इज लेस देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ n1 n2। तो बिल्कुल सही कहा है, तो ये ऑप्शन सही है, तो आ ही रहा था, n2 लेस देन n1 प्लस n3/2 आ रहा था, तो मस्ट बी डाइवर्जिंग बिल्कुल सही। मस्ट बी कन्वर्जिंग ये भी सही है। मे बी डाइवर्जिंग इफ n2 इज लेस देन, नहीं, ये तो गलती हो गया। विल, अब डी, विल नीदर बी डाइवर्जिंग नॉट कन्वर्जिंग इफ n2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ n1, वो भी आ गया। यानी n1 प्लस n3, n1 प्लस n3/2 अगर हुआ, है ना, उस केस में n2 की वैल्यू अगर ये हो जाती है n1 प्लस n3/2, उस केस में क्या रहा है, स्लैब की तरह बिहेव करेगा, तो ना तो कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग होगा, कुछ नहीं। आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15। अच्छा एक चीज है, इस वीक में आप लोगों का टेस्ट रखेंगे, है ना, एक जिसमें मेंस के क्वेश्चन, मेंस पैटर्न पे रहेगा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस है काइनेमेटिक्स, यानी जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, और चौथा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग। इन द फिगर शोन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास में एक तरह से थिक लेंस है, ये इधर एक कर्व्ड सरफेस है, और इधर इसको सिल्वर किया हुआ है, यहाँ मतलब पॉलिश किया हुआ है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है इसने ओ, और ये जो डिस्टेंस यहाँ दे रखा है ये d1 डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये d2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है n इक्वल टू e/2। In the figure shown, a point object is placed in air on the principal axis. The radius of curvature of spherical surface, यानी इसकी radius of curvature अपने को दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है। If IF is the final image formed after all refractions and reflections, तो कह रहा है कि if D1 equal to 120 सेंटीमीटर, then the I final is formed on O for any value of D2। मतलब क्या भाई इसका, इसका मतलब तो ये तभी हो सकता है जब रिफ्रैक्शन के बाद में रेस कैसे लगे, अंदर जाने के बाद में पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि जब प्लेन मिरर पे वो
नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रे क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, तब ये पॉसिबल है। चलो देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि D1 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर हुआ, देन आई, तो मैं ऑप्शन लेकर ही करूंगा। मैं तो पहला ऑप्शन लेके देख लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में D1। तो ए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो D1 इक्वल टू है, कितना बताया इसने, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इससे रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यही हमारे पास, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, यहाँ का रेफरेंस इंडेक्स यहाँ का तो बनी है। तो 3/2/b माइनस 1/u, कितना लिखेंगे, -120 इक्वल टू 3/2 माइनस 1 बाई क्या लिखेंगे, +60 ना, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हुई, ये हमारा ओरिजिन होगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/20, और ये भी कितना आ गया, +1/20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3/2v इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी v क्या आ गया, टेंस टू इन्फिनिटी। टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि इसमें जो रेज गई तो सब के सब क्या हो गए, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गए तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा ना, तो लाइट क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, तो ये बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं उसने नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है वो। तो कह रहा है कि D1 इक्वल टू, अगर 240 हुआ तो बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन फिर इसमें भी ले रहा है, बाकी में भी। तो इसका मतलब है कि अगर ये 120 हुआ, तो मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ। सॉरी, 220 हुआ, इसका रेफरेंस इंडेक्स अपने को दिया है 3/2 है। यहाँ ऑब्जेक्ट है जो कि 240 सेंटीमीटर में बना रहा है। तो अच्छा, ये जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही इसलिए होगा क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए जाओ D2 की, तो आपको क्या होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, देन द आई फाइनल इज फॉर्म्ड ऑन ओनली इफ D2 इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं। तो पहले इससे रिफ्लेक्शन देखेंगे हम लोग, है ना। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लाउड सरफेस, तो हमारे पास में दे रखा है 3/2/b माइनस 1/-240 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/+60, यानी कितना हो जाएगा, 1/20, 120। ये हो गया 3/2b इक्वल टू 1/120 माइनस 1/240। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 1/240। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, और यानी v इक्वल टू कितना आ गया, 360। कितना आ गया, 360, है ना। अब इसने कहा कि D2 कितना होगा, 360, तब ऐसा होगा तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि यहां से रे गई, यहाँ से रे जब गई तो आप देखोगे कि ये लाइट यहाँ जाएगी ना। इसका मतलब यहाँ जाने का मतलब, यानी इसका मतलब D2 तक 360 हुआ, तो यहाँ से लाइट गई तो उतने एंगल पे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, और फिर उसके बाद लाइट वापस रिट्रेस कर जाएगी इसे। सारी बात में, तो यहाँ से आई, यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ, या उतने रिफ्लेक्स, उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होकर यहाँ जाएगी, तो इमेज यहाँ बना दी इसने। इसका मतलब ये भी सही हो गया, बाकी तो कोई मैच ही नहीं करेगा। तो ये होना ही था, अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल है। आगे बात सुन में, क्योंकि उसकी वजह से इमेज क्या बना रहा है, यहाँ बना रहा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो बनना चाहिए ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो यहाँ बना देगा, यहाँ बनने का मतलब यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर चली जाएगी, तो ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट हमारे पास में 20।
A ray incident on a refracting surface of refracted index mu at an angle of incidence I and the corresponding angle of refraction is R. The deviation of the ray after refraction is given by, ठीक है, then one may conclude that, हमारे पास में हमें बताना है कि क्या इंक्रीज कर रहा है इसमें, ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रे इज इंसिडेंट on a reflecting surface of refractive index mu in angle of incidence I and the corresponding angle of refraction is R. तो चलो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी डेल भी इसने दिया हुआ है अपने को, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ अच्छा ये हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो कैसे करें देखो इसको। अब इसमें ये नहीं बता रहा है कि किधर से किधर जा रहा है, ये क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा अपने को। तो रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया मान लो हमारे पास में एंगल हो जाएगा ना। आई माइनस आर डेविएशन एंगल दिया है। जो कैसे हो रहा है इसमें समझाता हूँ मैं आपको। इसमें किस तरह से लाइट जा रही है, ये एयर मीडियम है और ये मीडियम है मान लो, जिसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स अपने को म्यू दिया हुआ है। तो ये आ रहा है तो कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू 90 माइनस आर, ठीक है। यानी ऐसा हो रहा है दरअसल इसमें, यहाँ से लाइट गई मान लो, ये तो अनडिवाइडेड जाएगी ना। अब अगर मान लो ये ऐसे क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही, तो कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम का जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है उसके सरफेस पे जाके लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब लाइट इधर से इधर आ रही है, तो ये तो अनडिवाइडेड जा रही है। अगर मान लो मैंने एंगल ये बढ़ाया, अब ध्यान से देखिएगा, देखो अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रखा, तो आप देख रहे हो कि आई जीरो था तो डेल मतलब डेल भी जीरो ही था। लेकिन जब मैंने आई बढ़ाया, तो जब आई बढ़ाया तो उस केस में आप देख रहे हो कि ये क्या होगा हमारे पास में, ये एंगल आर होगा ना। यानी इसका मतलब है क्योंकि पास में जाएगी ये तो ये डिविएशन एंगल तो ये हुआ ना। यानी डिविएशन एंगल कितना हुआ इसका, ये पूरा एंगल आई है ना, आई माइनस आर हो रहा है ना, आई माइनस आर हो रहा है। अब आप देखो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा, तो जैसे जैसे आई बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आर नहीं बढ़ेगा।
लेकिन ओवरऑल क्या आई तो बढ़ रहा है, यहाँ आर भी बढ़ रहा है, तो क्या डेल बढ़ेगा? क्योंकि आई भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, तो क्या डेल बढ़ेगा? तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डेल जब आई जीरो था तो डेल भी जीरो ही था, और आर तो जीरो था ही सही। जब मैंने आई बढ़ाया तो क्या डेल भी बढ़ रहा है? चलो देखते हैं। मतलब ओवरऑल देखना है कि डेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि आर इंक्रीजेस विद आई, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका देखना पड़ेगा कि डेल इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये अपने को समझना है एक तो। और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि डेल की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिर डेल पर आएंगे कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आई भी इंक्रीज कर रहा है, आर भी इंक्रीज कर रहा है, बताना ये भी कि डेल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो देख लेते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, जब आई मैक्स होगा। तो जब आप ये देखो कि जब आई मैक्स होगा, यदि आई कितना हो जाए यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि इधर तो एयर है, इधर ये डेंसर मीडियम है, तो आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग लाइट ऐसे जा रही होगी, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ आर। तो डिविएशन कितना होगा, क्योंकि लाइट को इधर इधर जाना, तो डिविएशन तो ये होना डेल, यानी इस केस में डेल देखा जाए तो कितना हो गया, 90 माइनस आई हो गया ना, कितना है ना, सॉरी 90 माइनस आई क्या मतलब, 90 माइनस आर ना, कितना हो जाएगा इस केस में, क्योंकि आई कितना हो रहा है हमारे पास 90 हो रहा है ना, तो आई 90 हो रहा है तो 90 माइनस आर होगा ना डेल। अब हमारे पास में इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 sin 90 इक्वल टू म्यू साइन आर, आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो म्यू साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, 90 माइनस डेल ना, जो कि मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई मैक्सिमम है, उसके करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, ये हो जाएगा कॉस डेल, यानी कॉस डेल इक्वल टू क्या आ गया, 1/म्यू, यानी डेल इक्वल टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/म्यू। ठीक है, तो इससे तो ये भी, इसका मतलब मैक्सिमम, इसका मतलब तो ये भी हो गया कि बढ़ता ही जा रहा है, यानी आई बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेट से आई बढ़ रहा है उस रेट से आर नहीं बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डेल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप, ये जैसे यहाँ था, क्योंकि जैसे इसमें हम 90 किया, तो आप देखो कि मैक्सिमम इसका ये आर होगा, तो ये मैक्सिमम डिविएशन एंगल ये हुआ, क्योंकि इस केस में पहले क्या था, जब आई जीरो था तो जीरो था, जब आई मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम है, क्योंकि इसके अलावा बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब जीरो से लेकर ये यहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक, यहाँ तक, इसका मतलब डेल भी बढ़ेगा, और आई तो बढ़ ही रहा है तो आर तो बढ़ ही रहा है, आर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये क्या हो जाएगा इसका, डेल मैक्स हो जाएगा। इस तरह से करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। तो ये वाला पार्ट हो गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, बहुत दिन से हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, और उसके बाद क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई थी, इसमें क्वेश्चंस भी किए थे। ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में बता चुका था, ये 117 क्वेश्चन में करवा चुका था आपको। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी बात हुई थी हमारी, है ना, कि इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, कंडक्टर के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका था आपको, कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर में इनर में कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ। तो एग्जाम्पल 118 देखिए अब आप, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा इनर सरफेस आउटर सरफेसेस पर, इन सब के बारे में बात करेंगे। यानी टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स आर joined by a conducting wire which is cut after some time when charge stops flowing.
फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दैट। तो यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दरअसल एग्जाम्पल 118 में कि हमारे पास में एक इनर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और एक आउटर स्फीयर है ना। पहले इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में बात करूंगा मैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि कैसे एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ इसने दिया है कि अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज क्यू है, बाहर वाले को इसने -3 क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो पहले तो मैं ये देख लेते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में यही है, फाइंड दी, अच्छा डिस्कनेक्ट होने के हो जाए तो वापस से कनेक्ट करेगा आप लोग। तो यहाँ देखिएगा कि अभी इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्योंकि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, इसके इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, उसके पहले बात करेंगे। उसके बाद इनको कनेक्ट करेंगे तो फिर चार्जेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शो दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी inner as well as outer surfaces of spherical shells। ठीक है, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जब इसको चार्ज देंगे, सिर्फ पहले इसी के बारे में बात करना है। जब इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे। इनर पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो अगर अंदर जाएगा तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं आपको बता दूं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, यानी फाइनल जो सिचुएशन बनेगी इनकी, वो ऐसी बनेगी कि इस पर जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, आउटर सरफेस पर होगा। इसके तो जो इनर स्फीयर है उसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। और इस वाले की जब बात करेंगे तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। मैंने बात करी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ चार्ज अगर क्यू है तो यहाँ चार्ज कितना डेवलप होना चाहिए, -क्यू डेवलप होना चाहिए। कितना आना चाहिए, -क्यू। क्यों आना चाहिए -क्यू? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको थिक बना के दिखाया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। ये क्वेश्चन ले चुका था ना मैं भाई ऐसा। तो अब आप देखो इस पर -क्यू है तो इसका मतलब आउट, हमने इसको चार्ज कितना दिया था इस वाली शेल को, -3 क्यू। यानी बाद में भी -3 क्यू इस पे चार्ज रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ -क्यू है तो यहाँ कितना जाएगा, +क्यू। +क्यू जाने का मतलब है कि यहाँ आउटर शेल पे चार्ज कितना रह गया, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे जो चार्ज जाएगा वो चार्ज आ जाएगा हमारे पास -2 क्यू। क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे चार्ज -क्यू है तो टोटल चार्ज इस पे कितना रहना चाहिए, -3 क्यू रहना चाहिए, क्योंकि -3 क्यू था। तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेसेस पर, जब कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे तब की बात करेंगे तो। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो ये है इसके अंदर, क्योंकि एक तो ये बताना था मुझे। दूसरा, अब ये कह रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो आप देख लो कि इस शेल पे टोटल चार्ज तो -3 क्यू ही है। ऐसे नहीं समझना है कि ये अंदर ये बाहर, ऐसा नहीं। मतलब टोटल चार्ज इस पे कितना है, -3 क्यू। टोटल चार्ज तो -3 क्यू है। इनर सरफेस में -क्यू आ रहा है, आउटर सरफेस में -2 क्यू चला जा रहा है। तो अब अपने को क्या कह रहा है कि कनेक्ट करने के बाद चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये तो था ऐसा। अब बात कर रहे हैं आफ्टर कनेक्टिंग। आफ्टर कनेक्टिंग दी स्पेयर्स तो क्या हो जाएगा अब इस केस में देखो। तो इस पर इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसकी रेडियस हमारे पास में 2r है। तो इस पर चार्ज रह जाता है, मान लेते हैं क्यू, टोटल चार्ज क्यू। और आउटर में चला जाता है टोटल चार्ज। अब देखो दोनों का मिला के चार्ज कितना था, या -3 क्यू और क्यू, टोटल चार्ज कितना हो गया मिला के, -2 क्यू ना। इसका मतलब यहाँ अगर क्यू है तो आउटर में चार्ज कितना गया, -2 क्यू, -क्यू ना। क्यों? क्योंकि इस पर पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, -2 क्यू है ना। तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, -2 क्यू रहना चाहिए।
तो मैंने मान लिया कि कनेक्ट करने के बाद जब इसको हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो इस पे चार्ज रह जाता है क्यू, और इस पे चार्ज कितना चलेगा, -2q-2। अभी मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ। जैसे इस पर टोटल चार्ज -3q था, बाद में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करा, वो नहीं कह रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ कि इस पे चार्ज क्यू रह गया, इस पे -2q-q चला गया। ओके, अब अपने को देखना है कि स्मॉल क्यू कितना रह गया है। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है वो अपने को फाइंड करना है कि यहाँ कितना चार्ज रह जाता है। तो ये जो चार्ज होगा ये तो पूरे सरफेस पर ही होगा, और इसका भी ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब देखेंगे तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ +q है तो -q कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना। यानी अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, या टोटल चार्ज ही रहने दो। इस पर पूरा जो चार्ज होगा लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस पर ये चार्ज क्यों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक शेल है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को ए लेंगे और इस पॉइंट को बी लेंगे, पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसकी खुद की वजह से कितना होगा, AQ/R, और इसकी वजह से भी, क्योंकि इसकी वजह से जो सरफेस पे होगा वो सब जगह होगा, कितना हो जाएगा, प्लस -2q-Q/2R। अब बात करते हैं बी पर, तो बी पर कितना आ जाएगा, KQ/2R, इसकी वजह से यहाँ प्लस इसकी खुद की वजह से, तो प्लस -2q-Q ये आ जाएगा। अब ध्यान से समझना है, दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया तो पहले बात हो गई थी हमारी शेयरिंग ऑफ चार्जेस के केस में कि जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो सिंस बोथ कंडक्टिंग